ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़े हैं जो आपके उन सवालों का जवाब देने में हमारी सहायता करेंगे। आज हमारे साथ अक्षय भागवत और गौरांग शाह तो जुड़े हुए ही है और सबसे पहला सवाल भी हमारे लिए ऑलरेडी आ चुका है। तो नाहिद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नाहिद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स पर राय लेंगी? जी, गुड मॉर्निंग आशीषा। तो मेरे पास हैवल्स के 20 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1940 एंड M&M के 30 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2835 एंड IEX के 120 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 206. ओके, आई वांट अ व्यू ऑन लो टर्म, शॉर्ट टर्म पर। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हैं आप तीनों स्टॉक्स? जी, कर सकती हूँ। ओके, गौरांग आपसे पूछूंगी, हैवल्स, M&M और IEX जिसमें कल करीब 10% की गिरावट भी दिखी थी मार्केट कपलिंग के चलते, क्या राय रहेगी तीनों कंपनियों पर? तो तीनों में से मैं दो कंपनियों पर राय दूंगा, हैवल्स और M&M के ऊपर। IEX पे कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। थे वो आ चुके हैं तो हमने मुनाफा वसूली की राय दी है, तो ये चाहे तो मुनाफा समेट सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो हमें लग रहा है कि 3400 लेकर के 3500 तक के लक्ष्यांक आ सकते हैं और ऑटो क्षेत्र में चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में ये एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस के रूप में उभर करके आया है। तो अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो M&M में बने रहे और हैवल्स में चाहे तो मुनाफा समेट सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया आपके तमाम स्टॉक्स पे। आराध्या का सवाल लेते हैं। टेक्समाको रेल पर राय जानना चाहती हैं और इनके पास 252 के स्तर से स्टॉक में इन्होंने होल्ड किया हुआ है। 500 शेयर इनके पास हैं टेक्समाको रेल के। और माफ़ कीजिएगा, इनके YouTube चैनल का नाम आराध्या है। गौरव हैं सोनीपत हरियाणा से। चलिए, तो टेक्समाको रेल अक्षय ज़रा बताइए, 500 शेयर 252 के भाव पे क्या नज़रिया बन रहा है? अब बजट के बाद रेल, डिफेंस, ये सब स्टॉक्स में काफी बिकवाली दिखी है। ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन है। जो भी थोड़ी बहुत बाउंस बैक भी आ रही है उसमें भी एग्जिट देख रहे हैं लोग, जितना मैं चार्ट्स पढ़ रहा हूँ। तो मुझे नहीं लग पा रहा है कि ज्यादा कोई बड़ी तेजी होगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो अगर आप टेक्समैको रेल की बात करें, 215 का स्तर है, हल्का सा बाउंस बैक जरूर दिखाता है ये स्तर से, बट अभी भी जो वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन है, सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक कर रहा है स्टॉक। तो मैं नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई बड़ी रिवर्सल देखने को मिले। तो एक्सपेक्टेशन है कि वीक प्राइस स्ट्रक्चर के चलते शायद स्टॉक नीचे में 175 तक छू सकता है। तो मैं कहूंगा कि एग्जिट लेना बेहतर रहेगा। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहिए ट्रेड में तो आपका स्टॉप लॉस 200 का रहेगा। बट करंट रेट में कुछ सलाह लेनी है आपको तो क्लियर है कि एग्जिट करके आप दूसरे कोई अलग सेक्टर चुने जहां पे मोमेंटम बेस्ड बाइंग हो। सलाह तो निकलने की ही है, लेकिन अगर रुकना चाहते हैं तो आपको 200 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए जय बंजारी का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। और गौरांग, SBI लाइफ इन्होंने ख़रीद रखा है, 1500 इनकी बाइंग प्राइस है। हमारे पास नज़रिया नहीं है कि कितना लंबा ये रुकना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्या सलाह होगी, क्योंकि मुनाफे पर भी है, ये बाइंग प्राइस काफ़ी कंफर्टेबल है 1500 के लेवल पर। तो कविता, देखिए, पूरे जीवन बीमा क्षेत्र की जो छवि है कविता, वो अब सुधर रही है। उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि नतीजों में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम की जो रन रेट है वो लगातार निरंतर तिमाही दर तिमाही वहां पर जो आय आती है वो बढ़ रही है। और एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा था कुछ समय से, अब नतीजों के आधार पर लोगों की रुचि यहाँ पर बढ़ रही, जहां तक लंबी अवधि का निवेश का सवाल है। तो अगर इनका लंबी अवधि का निवेश है तो मेरे ख्याल से इनको बने रहना चाहिए, क्योंकि यहां से लेकर के आने वाले कुछ समय तक नतीजे अच्छे आएंगे और शुद्ध मुनाफे में भी आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी। राय है SBI लाइफ पर। आगे बढ़ते हैं। रमेश मेहता ने व्हाट्सएप पर गेल पर एक सवाल भेजा है। उनके पास 500 शेयर है जो उन्होंने 175 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे।
अक्षय, क्या राय रहेगी? स्टॉक अभी 224 के आसपास है। उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं भेजा है व्हाट्सएप पर, लेकिन अगर नियर टर्म का होराइजन है तो गेल के चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है? नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है तो अभी भी प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। शॉर्ट टर्म में काफी पीएसयू क्षेत्र के स्टॉक्स में हमने बिकवाली दिखी थी रिसेंटली, बट गए 2-3 सेशन में रिकवरी भी अच्छी रही है। तो जिस तरीके का रोल ओवर हमने अक्टूबर में देखा है पॉजिटिव है, और ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने के चलते आप गेल को होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स है 185 का जो एक सपोर्ट जोन है, एम सपोर्ट जोन है अगर आप मीडियम टर्म स्तर से होल्ड कर रहे हो, और टारगेट प्रोजेक्शन फिलहाल मेरा 275 से 290 तक है, तो ये टारगेट्स के लिए बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है गेल इंडिया पर आपको राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। जैनब खान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जैनब, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है 2 शेयर पे। एक कोचिन शिपयार्ड है और दूसरा लुपिन है शायद आपके पास। जी। मेरा सवाल है कोचिन शिपयार्ड पे। हाँ, और एक शेयर शायद आपका लुपिन भी है। हाँ, लुपिन लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, तो एक बार मैं भाव दोहरा देता हूं, अब बताइए सही है क्या? लुपिन आपने 2200 पे खरीदा है और कोचिन शिपयार्ड 2300 पे। यस। ठीक है, नजरिया आपका क्या है? लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लुपिन 2200 की इनकी खरीद है तो कोचीन शिपयार्ड 2300 की। जाहिर सी बात है, डिफेंस शेयरों में जो जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे थे और लगातार ये नज़रिया बन रहा है कि बजट के बाद से जो सरकारी शेयरों में करेक्शन नज़र आया उसमें सबसे ज़्यादा जो रक्षा क्षेत्र के स्टॉक्स हैं वो पिटे हैं। तो पहले ज़रा कोचीन शिपयार्ड पर राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता हुआ लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। खरीद भाव 2300 का है, लुपिन 2200 पे लिया है। देखिए, लुपिन पे लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर परिवर्तन हुआ है प्रशांत जी, और ये परिवर्तन अच्छे के लिए हुआ है क्योंकि आंकड़े भी सुधर रहे हैं। खास करके जो अमेरिकन मार्केट्स पे जहां पर ये अपने कारोबार करती थी वहां से जो योगदान आ रहा था वो बिल्कुल नकारात्मक था, लेकिन अब बेहतर परिवर्तन हो रहा है। एक आउट परफॉर्मेंस पिछले 3-6 महीने में मैंने देखा है, तो लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। रक्षा क्षेत्र का जो आपने प्रश्न पूछा है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, तो पहले कुछ रोशनी में रक्षा क्षेत्र पर डाल देता हूं। देखिए, 3-6 महीने पहले यही क्षेत्र था जहां पर लोग मेरे ख्याल से दौड़ दौड़ के निवेश करने के लिए चाह रखते थे, क्योंकि ये बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस दिया था पिछले 1.5-2 साल में। किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 150, किसी ने 200, किसी ने 250% के ऊपर का रिटर्न दिया है, अगर आप तुलना करें पिछले 1.5-2 साल की। ऐसे आउट परफॉर्मेंस के बाद मुनाफा वसूली आना लाजमी होता है छोटी मध्यम अवधि के लिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी लंबी अवधि की जो विचारधारा और निवेश है उसमें कोई परिवर्तन करें। हमारी कोचिन शिपयार्ड पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय थी। फिलहाल जो ऑर्डर बुक और नतीजे आए उसको लेकर के अंडर रिव्यू चल रहा है, लक्ष्यांक के परिवर्तन को लेकर के। तो अंडर रिव्यू इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम के द्वारा 18 स्वदेश के दर्शकों को एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगर आपने रक्षा क्षेत्र के किसी भी सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश किया है तो आपकी समय सीमा जो है वो कम से कम 3 से 5 साल होनी चाहिए, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा इस क्षेत्र से कंपनियों में जो निवेश किया है उसमें से कमाना है। तो चलिए, तो डिफेंस क्षेत्र पे थोड़ा सा नजरिया आपको लंबा रखना पड़ेगा गौरांग की ये सलाह दी हुई। संजय साहब मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार संजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार, मैं संजय बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से। बताइए किस स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन था KEI, मैंने 50 शेयर 4620 में लिए थे। 50 शेयर KEI के 4620 में। कितना समय देना चाहते हैं? नो इशू, लॉन्ग टाइम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अक्षय, आपके पास आऊंगी। पिछले एक महीने में 4609 तक के लेवल्स को छुआ है, लेकिन उसके बाद से लगातार एक कमजोरी का सेशन दिखाई दे रहा है। नज़रिया इनका लंबा है लेकिन बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊंची है, 4620। कितने का स्टॉप लॉस लगाएं अगर नियर टर्म आउटलुक जानना चाहें आपसे तो? तो KEI इंडस्ट्रीज, पहली बात तो लॉन्गर टर्म मीडियम टर्म चार्ट्स अभी भी काफी मजबूत है। बस शॉर्ट टर्म में एक रेंज के दायरे में चल रहा है स्टॉक, जिसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में।
तो 4000 का एक एक्सपेक्टेशन है कि ये आपका सपोर्ट बेस है और रेजिस्टेंस है 5000 का। थोड़ा और समय शायद ये रेंज में स्पेंड करेगा स्टॉक, बट अगर आप ये स्टॉक में टाइम देने के लिए आप रेडी है तो होल्ड करने की सलाह है। ओवरऑल स्टॉक का व्यू पॉजिटिव रहेगा जब तक 3750 का लेवल होल्ड करेगा। और फिलहाल जिस तरीके का पैटर्न है, मेरा प्रोजेक्शन है कि स्टॉक 5300 या 5500 ये दो स्तर ऊपरी लेवल पे छू सकता है। तो बने रहने की सलाह है 5500 के ब्रॉडर टारगेट एरिया से। टाइम होराइजन शायद 6 से 8 महीने की अवधि आपको ये टारगेट अचीव होने में लग सकती है। बिल्कुल, तो ये राय KEI इंडस्ट्रीज पर। आगे बढ़ते हैं, गजेंद्र सिंह अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग। मुझे PNB और मदरसन पे जानकारी चाहिए थे। PNB में मतलब मैंने इसको 128 के कीमत पे लिया था। मेरा 1 साल का नजरिया था, वहां से कुछ ऊपर भी गया लेकिन वहां से अब काफी नीचे आ चुका है। तो मुझे इसमें रुकना चाहिए या निकल के कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, इसकी जानकारी चाहिए थी मुझको। ओके, गौरांग आपसे पूछूंगी, पंजाब नेशनल बैंक 105 के आसपास है और PSU बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली भी दिखी थी, लेकिन अब आपका नजरिया क्या रहेगा पंजाब नेशनल बैंक पर? देखिए, पहली बात तो अगर आपने लंबी अवधि के लिए नजरिया है रखा है और उसी नजरिए से आपने निवेश किया है तो, और अगर निवेश अच्छी कंपनी में है तो आपको छोटी मध्यम अवधि में अगर किसी कारणवश गिरावट आती है तो उससे ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर कंपनी अच्छी है, निवेश ऊपरी स्तर पर किया है और गिरावट आती है, निवेश लायक पूंजी है, तो मेरा मानना यह है कि आपको अपना निवेश और बढ़ाना चाहिए। बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है और मेरे ख्याल से कुछ खबर को लेकर के आज ज्यादातर PNB के है और बाकी अन्य सरकारी कंपनियों में गिरावट है। हमारा नजरिया सकारात्मक है PNB के ऊपर, कैनरा बैंक के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सब खरीदारी की सूची में है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, हमें लग रहा है। नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे। आपने ऊपरी स्तर पर लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, निवेश लायक पूंजी है, तो मैं यहां पर और जोड़ने की राय दूंगा और अगर किसी को नया निवेश भी करना है तो उसकी भी राय दूंगा। तो नज़रिया पॉजिटिव आपके स्टॉक पे और इसके साथ ही जो सरकारी बैंक हैं उन पर भी लंबी अवधि के लिए जो है वो गौरांग जी का नज़रिया पॉजिटिव है। बढ़ते हैं आगे, राम प्रवेश जी को जोड़ते हैं अपने साथ। राम प्रवेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं पटना से बात कर रहा हूँ। बताएं राम प्रवेश जी, किस तरह से मदद की जाए आपकी? मैंने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का 200 शेयर 52 रुपए के रेट पे लिया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, अच्छा ठीक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन का भी 200 शेयर मैंने 46 रुपए के रेट पे ले रखा है। अच्छा, एक और है मेरे पास जियो फाइनेंशियल का 350 में मैंने 22 शेयर ठीक ले है, रखे हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज बताऊं राम प्रवेश जी, हम जियो फाइनेंस और उज्जीवन इन दोनों पर राय दे पाएंगे और बाकी जो आपका स्टॉक है वो हमारे कवरेज क्षेत्र में नहीं है, तो हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके साथ ही जियो फाइनेंस पे आपको राय देते हैं। चलिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 45.5 रुपए के आसपास इन्होंने लिया हुआ है और 350 के भाव पे जियो फाइनेंस इन्होंने लिया हुआ है। बताएं गौरांग सर, क्या करना चाहिए? बने रहे, लंबी अवधि का नजरिया है तो हमें लग रहा है कि जो भी सरकारी बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है या फिर मजबूत NBFCs है, आने वाले समय में ऋण की मांग बढ़ेगी और उसके आधार पर नतीजे अच्छे आएंगे। तो उज्जीवन फाइनेंस में मेरे ख्याल से अगर आप हमारे लक्ष्यांक की बात करते तो करीबन 52 के पार के लक्ष्यांक है उज्जीवन फाइनेंस पर लंबी अवधि के लिए बने रहे। जियो फाइनेंस का जहां तक सवाल है तो एक बहुत ही शानदार परफॉर्मर लिस्टिंग के पश्चात हुआ और फिर एक दायरेबंद कारोबार 300 सवा 300 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 350 से लेकर के 360 365 जाता है और फिर नीचे आ जाता है। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजर आया तो हमारे 415 तक के लक्ष्यांक है, निश्चिंत होकर के बने रहें। अगर और जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, किसी को नया निवेश करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक पर आपका जो है वो बेहतर नज़रिया और इसमें बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों का सिलसिला बना रहेगा। बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। वेलकम बैक। और चलिए, हमारे लाइव दर्शक भी हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं। अमित, नमस्कार अमित, कहाँ से बोल रहे हो आप?
अयोध्या से बोल रहा हूँ मैम। क्या सवाल है आपका अमित? मैम मैंने इरेडा बाइक कर रखा है, 300 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 256। ओके, और कितना समय आप इसको देना चाहते हैं? 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीना, डिसेंट अमाउंट। गौरांग, हमारी पहले भी बात हो चुकी है रेडा पर आपके साथ। बताइए, 256 इनकी बाइंग प्राइस है, 6 महीने तक ये रह सकते हैं। देखिए कविता, अमित जी को मैं एक नम्र विनंती करूंगा कि अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो समय सीमा बढ़ा दीजिए। ये इसलिए मैं राय दे रहा हूं क्योंकि जब आईपीओ आया था, मेरे ख्याल से 32 के आसपास का आईपीओ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। उसके बाद 300 के पार भी गया ये, और फिर अब ये 200, 225 और ऊपर ऊपर के तरफ 250, 275 के आसपास एक दायरेबंद कारोबार कर रहा है। जिस प्रकार से टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी हैं अपनी ऑर्डर बुक को लेकर के, वो काफी सक्षम और मजबूत है। और ये कंपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वित्तीय सहायता करती है, खास करके जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी पावर जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं। और छोटी मध्यम अवधि में यहाँ पर कुछ होता नहीं है इस प्रकार की कंपनियों में। अगर आपको छोटी मध्यम अवधि के लिए कारोबार करना है तो आपको दूसरे किसी क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप पावर फाइनेंसिंग, पावर जनरेटिंग, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, डिफेंस, रेलवेज वगैरह क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपको नजरिया लंबी अवधि का लेना चाहिए। ये राय मैं उस आधार पर दे रहा हूं, जब आईपीओ नोट हमने निकाली थी उसके आधार पर दे रहा हूं। तो हो सकता है तो समय परिवर्तन कर लीजिए और लंबी अवधि के लिए बने रहे। बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह। इरेडा पर स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न्स भी पिछले कुछ महीनों में दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अमित कुमार अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? जी, मजगांव डॉक पे। ठीक है, कितने शेयर है आपके पास, कितने प्राइस पे खरीदे हैं? जी, हमने 5569 रुपए पे खरीदा है, 14 शेयर हैं। ओके, ठीक है, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैडम अभी होल्ड कर सकते हैं 6 महीने के आसपास। ओके, गौरांग आपसे पूछना चाहूंगी, मैज़गांव डॉक क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? 5570 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। देखिए अमित कुमार जी, जैसे मैं अभी कोचिन शिपयार्ड पर इसके पहले प्रश्न पूछा था, तो अमित जी आपको लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। ये सक्षम और मजबूत कंपनी है, सरकारी कंपनी। भारतीय नौसेना को अपने जो जहाज है वो जहाज और पनडुब्बियां हैं वो उपलब्ध कराती हैं। विदेशी देशों से भी इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। एक सक्षम और अच्छी कंपनी है। अगर समय की पाबंदी नहीं है तो आप समय सीमा बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये मजबूत कंपनी है। विशेष रूप में मैं यहाँ पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब आईपीओ आया था काफी सालों पहले, तब हमने मजगांव डॉक के आईपीओ पर निवेश की राय दी थी। उसके बाद यहाँ पर हमने बहुत अच्छे ऊपर के तरफ के दायरे भी देखे और बिकवाली भी देखी। और जैसे मैं रक्षा क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी कर रहा था कि अगर आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो आपको 3-6 महीने का मेहरबानी करके नजरिया मत रखिए। 3 से 5 साल का नजरिया रखेंगे तो आपके निवेश पर आपको बहुत ही सक्षम रूप से मुनाफा मिलेगा। तो ये है राय मजगांव डॉक पर आपको मिलती हुई। हमारे एक माफ़ कीजिएगा, हमारे एक दर्शक हैं, हालांकि उनका नाम यहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बजाज फिनेंस पे राय जानना चाहते हैं। कोई लेवल्स नहीं बताए हैं उन्होंने, बस बजाज फिनेंस पे व्यू चाहते हैं। बताइए गौरांग सर, बजाज फिनेंस पे आपका विस्तृत नजरिया क्या बनता है? काफी चर्चे में रहा था प्रशांत भाई बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, और बहुत ही बेहतरीन रुचि निवेशकों ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में दिखाई और लिस्टिंग भी अच्छी हुई। लिस्टिंग के पश्चात का इतिहास हमें सबको पता है। लेकिन बजाज फाइनेंस पर ध्यान देते हुए देखिए, बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। जिस प्रकार का इनका कारोबार है, अच्छा खासा फैला हुआ है, न तो सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, लेकिन टायर 2 टायर 3 सिटीज और खास करके जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भाग है हमारे भारतवर्ष के, वहां पर इनका कारोबार फैला हुआ है। और जिस प्रकार से पूंजी भी जुटाई है इन्होंने कुछ महीनों पहले, वो भी एक सकारात्मक अंदाजा दे रहे हैं। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने है तो रुके रहने की सलाह। अभिषेक मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अभिषेक, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, जावरा से बात कर रहा था। बताइए मैम, मेरे पास LIC के 98 शेयर है। वो मैंने 1116 पे ले रखे हैं। ओके ओके। वो मैम, उसको आगे क्या राय है, इसको रोकना चाहिए या फिर? कितना समय और देना चाहेंगे? मैम 4-5 महीने। चलिए 4-5 महीने और है।
गौरांग बहुत ही गौरांग के पास आना चाहूँगी मैं। गौरांग बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट है। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 1080 और उसके बाद से एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। बहरहाल इनका जो नज़रिया है वो लगभग 6 महीने का है, पर बाइंग प्राइस इसकी 1116 है इसमें। कविता, हमारे 1200 के आसपास के लक्ष्यांक है। जीवन बीमा से जुड़ी हुई ये एक दिग्गज कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जब आईपीओ भी आया था तब भी निवेश की राय दी थी। आईपीओ के बाद बहुत लंबे समय तक ये आईपीओ के दाम के नीचे काम करता रहा और उसकी मूल वजह ये थी कि इनके नतीजे जो थे वो इतने उत्साहजनक नहीं आए थे। लेकिन अभी कुछ समय पहले जब स्टेट एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एक प्रश्न पूछा था तब मैंने ये कहा था कि इंश्योरेंस क्षेत्र जो है, जीवन बीमा का क्षेत्र, वो अब परिवर्तन हो रहा है और उसका मुख्य कारण है कि नतीजों में अच्छा परिवर्तन हो रहा है। तो अगर ये समय सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और अगर साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं उससे ज्यादा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनको ज्यादा एलआईसी के शेयर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 1200 के पास जाने के लिए। इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला आज हम यही समाप्त करते हैं। गौरांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते आपके डिस्क्लोजर्स। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। जो भी राय हमने हमारे चैनल 18 और स्वदेश पर आपके सामने रखी है, वहां पर हमारा निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। शुक्रिया गौरांग। इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में हमें भी इजाज़त दें, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कमोडिटी बाजार की, मुनाफे की मंडी। नमस्कार।